बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपने वीकेंड ठीक से एंजॉय किया होगा और आप मंडे को तैयार होंगे क्योंकि आपने पूरा वीक काम करना है। मुझे आज सुबह ये सोच के थोड़ी टेंशन हो रही थी कि अच्छा अभी मंडे है, आज फिर आगे पूरा वीक बाकी है। दो कि मेरा लॉन्ग वीकेंड होता है तो मेरा ये हाल है, जिन लोगों का लॉन्ग वीकेंड नहीं होता आई रियली फील फॉर यू गाइज। मुश्किल होता है इतना दिन काम करना। और आज का स्पेसिफिकली अगर वेदर की बात की जाए तो बहुत ह्यूमिड है। बारिशों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेदर कुछ प्लेजेंट होगा। कल कराची में भी बहुत बारिश हुई है, जितनी भी मैं स्टोरीज देख रही थी लोगों की सोशल मीडिया के ऊपर। सो या कराची का वेदर भी कल खासा अच्छा था कुछ देर के लिए। उसके बाद ह्यूमिड, आपको पता है कराची में वैसे ही हो जाता है, लाहौर में तो वैसे ही बड़ी जो कह लेना ह्यूमिडिटी है। सो और वीकेंड पे आपने जो काम सोचे होंगे, प्लान किए होंगे, वो पूरे हो गए होंगे आई होप। लेकिन मंडे को जी नई एनर्जी के साथ मैं अपने आप को ये कह रही हूँ कि आपने आना है, खुशी खुशी आपने ऑफिस जाना है और कोशिश करनी है कि थोड़ा प्रोडक्टिव दिन रहे, क्योंकि अगर आपका मंडे का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव होता है तो फिर बाकी वीक भी अच्छा गुजर जाता है। जी मुल्की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जो रावलपिंडी है उसमें जो जमात इस्लामी है उसका धरना भी जारी है। दूसरी तरफ हुकूमत की हवाले से बात की जाए तो मसाइल का अंबार है। दूसरी तरफ हुकूमत शायद खुद ही अपनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से गैर यकीनी का शिकार दिखाई दे रही है। ज़राए ये कहते हैं कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी जो जमात है पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी असम्बलियाँ तहलील करने के मशवरे देने शुरू कर दिए हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है जी कि हुकूमत को किस बात का ख़तरा है और ये जो मशवरे मिल रहे हैं इस पर क्या होगा। इसके साथ साथ जी पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के मिलने के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर साहब के जो इख्तलाफी नोट हैं उस पर भी बात करेंगे, जिसमें अक्सरियती फैसले पर सवालात उठाए गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अता साहब भी कहा है कि दो मुअज़्ज़िज़ जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफी नोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और डेवलपमेंट ये भी है जी कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो ये जो इख्तलाफी नोट के हवाले से ही मैं पहला सवाल कर लेती हूँ। दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर ये जो इख्तलाफी नोट जारी किए गए हैं, क्या कहेंगे आप? अहमद अवैस साहब से हमारा राबता मुनक़ता हुआ, दोबारा कोशिश करते हैं। जी दूसरी जानिब ये तो अभी ताज़ा तरीन जो अपडेट थी इस पे हम बात कर रहे थे। कुछ अखबारात की खबरें भी मैं सुबह देख रही थी, इसमें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हालात बेकाबू होने से पहले अवाम के मुतालबात पूरे करें। आपको पता है एहतजाज धरना जारी है और इस मुतालबात उनके मुताबिक जो जमात इस्लामी अगर तस्लीम ना हुए तो लाहौर, पेशावर, कोयटा के गवर्नर हाउसेस पर भी धरने दिए जाएंगे, शाहराएँ बंद कर दी जाएंगी। सो वज़ीर आज़म साहब से उन्होंने कहा है कि इस हालात को जब तक अंडर कंट्रोल है इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ जी दीगर ख़बरों में एक और ख़बर ये भी थी कि बिजली के जो बिल हैं कम करने के अलावा सार्फिन को जो रिलीफ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये वज़ीर तवानाई ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कोई रिलीफ की सूरत हाल बन सके। जमात इस्लामी को भी इंगेज किया गया है, ये सियासी इशू नहीं है। आपको पता है कि जमात इस्लामी ने जो 10 निकाती जो एजेंडा रखा है या मुतालबात रखे हैं उसके सबसे अहम जो कहने नकात में से एक ये भी है कि जो बिजली के बिल है इसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो इस हवाले से वज़ीर तवानाई की भी ये स्टेटमेंट आई है। अहमद अवैस साहब से हमारा रब्ता हो गया। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये जो अभी हम दो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इख्तलाफी नोट के हवाले से बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जब जजमेंट आती है तो हर जज को तो कुल्ली इख्तियार है कि वो अपनी दानिश के और जो उसकी सोच और उसकी विजडम है उसके मुताबिक वो फैसला दे, एक ऑनेस्ट व्यू उसका। और उन्होंने अपना फैसला दे दिया, ठीक है, वो फैसला माइनॉरिटी व्यू है, प्रिवेल नहीं करेगा वो, क्योंकि प्रिवेल तो मेजॉरिटी व्यू करते हैं ना। जो जजमेंट बनती है वो तो जो मेजॉरिटी। ठीक है, कनेक्शन इश्यूज हैं और ये पता नहीं इंटरनेट के मसाइल हमारे मुल्क में वैसे बड़े रहते हैं। अच्छा जी, एनीवेज आगे बढ़ते हुए ये जो भी मामला हम जिस पे हम बात कर रहे हैं, राबता हो गया जी? जी अहमद साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा।
جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان جج صاحب کا دونوں کا یہ ایک مائنارٹی ویو ہے، اپنا فیصلہ جی اپنا ان کا ایک اوپینین ہے، اور یہ اوپینین جو ہے یہ میجورٹی نے اس سے ایگری نہیں کیا، اس لیے ججمنٹ کا حصہ نہیں کہا جائے گا اس کو مطلب ججمنٹ کا حصہ تو ہے، مائنارٹی ویو ہے یہ، لیکن ججمنٹ وہی ہے جو میجورٹی کی ہے۔ انفورسیبل ججمنٹ جو ہوگی وہ جو میجورٹی ویو ہے وہ ہے انڈر دی لا انڈر دی کانسٹیٹیوشن انفورس کیا جائے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، لیکن عطا طاہر صاحب تو کہہ رہے ہیں، ذرا اس کو ہٹائیے، عطا طاہر صاحب تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی دو معزز جج صاحبان ہیں، ان کے اس ویو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت تو آلریڈی اس معاملے کو لے کر کافی انہوں نے سٹیٹمنٹس بھی دی، معاملات بھی اٹھائے، آواز جو اختلاف ہے وہ بھی کیا۔ سو حکومت کی اس سارے صورتحال کے اندر آپ کیا جگہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو ان کا ایسے خام خیالی ہے۔ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے تو بھٹو صاحب کا جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کا، وہ 5-3 کا ریشو تھی اس کے اندر، اور 3 ججز نے اختلاف کیا تھا، ان کو ایکوٹ کرنے کا آرڈر دیا تھا، 5 نے ان کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ کی بات کی تھی، تو پریویل تو وہی کیا نا جو 5 نے کیا تھا، 3 کی بنیاد کے اوپر تو ان کو نہیں روکا گیا تھا۔ اور پھر جب اس کے بعد آپ کو یہ ذرا ہسٹری کو دیکھیے گا، اس کے بعد انہوں نے ریویو پٹیشن دائر کی تھی، اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ تمام ججز نے 8 ججز نے ریویو پٹیشن خارج کر دی تھی، اس میں وہ 3 ججز بھی شامل تھے۔ تو اس لیے یہ ان کی خام خیالی اور ایسے پلے اپ کر کے یہ حالات کو پریسیپیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 11 ججز نے 13 میں سے یہ ہولڈ کر دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط فیصلہ دیا، ان کو ہولڈ کیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ تو 13 میں سے 11 جج نے تو یہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا احمد اویس صاحب، دوسری جانب یہ جو حکومت کے مسائل کے حوالے سے تو ہم بار بار بات کریں، ظاہر ہے اپوزیشن جماعتیں بھی اس وقت ہمیں اس طرح سے نہیں نظر آ رہی ہیں، اور حکومتی مسائل اپنی جگہ موجود ہیں، چیلنجز ہیں اکانومی کو لے کر، دیگر معاملات کو لے کر۔ اب جو اتحادی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہیں نہ کہیں مشورہ دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، نئے انتخابات کروائے جائیں۔ کیا سمجھتے ہیں جو غیر یقینی کی صورتحال اندر سے اتحادی جماعتوں کی جانب سے آ رہی ہے، یہ کوئی پریشر بلڈ کر پائے گی؟ جی یہ پریشر بلٹ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اتحادی جماعتوں میں جو ان کی بڑی پارٹی ہے نون لیگ، وہ سنگل آؤٹ ہو رہی ہے، اور یہ بڑی ان کے لیے تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی موقع کے اوپر بھی کسی بڑے اختلاف کی شکل کے اندر پیپل پارٹی ایک اصولی فیصلہ کرے اور وہ کہے کہ میں کولیشن سے ہم الگ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں حکومت جو ہے فی الفور ٹوٹ جائے گی، اور پھر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ نئے الیکشن کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے صورتحال اس وقت۔ اچھا جی، جبکہ آج قومی اسمبلی کے حوالے سے ہم بات کریں تو سینٹ کے اجلاس کے اندر بھی جو الیکشن ایکٹ ترمیمی بل ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ میں ضرور چاہوں گی اس بل کے حوالے سے، اور چونکہ اب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ کسی صورت بھی اس کی نہ تائید کی جا سکتی ہے، نہ اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بل جس انداز میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، اٹ اماؤنٹس ٹو نلیفائنگ دی ججمنٹ آف سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب ججمنٹ دی ہے، اس ججمنٹ کو آپ ایک پارلیمنٹ میں ایک نئی لیجسلیشن کر کے نلیفائی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اس کے اندر جو پروویژنس ہیں اگر ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک سمپل میجورٹی سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ایسے آپ ریٹروسپیکٹیولی بدل نہیں سکتے ہیں، بالکل بھی یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور یہ چیلنج ہوگا، اور سپریم کورٹ کا بھرپور یقیناً جب یہ چیلنج ہوگا تو ججمنٹ آئے گی اس کے اوپر، یہ ناممکن ہے، اور یہ حکومتی
जो टोला है जो इसकी अपनी बुनियाद भी एक झूठे मैंडेट और झूठे ओथ के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ी इनको हज़ीमत उठाना पड़ेगी अगर ये हरकत की इन्होंने। और अभी भी ये इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि इनमें बेटर सेंस प्रिवेल करे और वह इज्तनाब करें इस किस्म की कन्फ्रंटेशन से, क्योंकि ये एक अदारों के दरमियान में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेट स्टेट की इमारत जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है, और एक पिलर उसमें सबसे अहम पिलर जो है वो तीसरा वो जुडिशरी का है, बिल्कुल, जिसके पास पावर ऑफ रिव्यू भी है। लिहाजा सुप्रीम को वो किसी भी ऐसे फैसले को जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होती है वो उसको ऑन द टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, कुरान एंड सुन्ना, इसकी बुनियाद पे वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। और ये बड़ी सूरत जो है कोई, लेकिन वैसे हुकूमत का मौक़िफ़ ये जी कि जो कवानीन हैं उनको लागू करना या उनके हवाले से लेजिस्लेशंस करना, ये सारे मामला पार्लियामेंट का इख्तियार है, अदालत का काम सिर्फ तशरीह करना है। ये मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से इख्तियार किया गया और बारहा इख्तियार किया गया है। देखिए ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करना जो है वो अदलिया का काम है जी, और लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट का काम है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन कोई ऐसी अंदाज में नहीं कर सकती जिसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को कालादम करार दिया जाए। अगर ऐसा होने लगे तो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा सारा। फिर तो जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, पार्लियामेंट एक सिंपल हुकूमत जो है वो सिंपल मेजॉरिटी तो रखती है ना पार्लियामेंट में, वरना हुकूमत नहीं बन सकती। अब हुकूमत जाके उसको एक वोट की अक्सरियत के साथ उसको नलीफाई कर दे, उसको कालादम करार दे दे, तो निज़ाम तो ख़राब हो गया। फिर तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है, और ये करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा गलत इक़दाम होगा। ठीक है, और इसके बड़े एक्यूट और गहरे इसके रेपरकशन आएंगे। अच्छा अहमद साहब, इन द एंड मेरा आखिरी सवाल जो है वो जमात इस्लामी के धरने के हवाले से है जो इस वक्त जारी है, और उनके मुताबिक उन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कल ये कहा है कि वज़ीर आज़म हालात बेकाबू होने से पहले मामलात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्या समझते हैं जी, ये जो 10 निकाती एजेंडा जमात इस्लामी ने रखा है, किसमें किस हद तक हुकूमती जो है मामला, जो हुकूमती स्टांस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तमाम तर मुतालबात को लेके? देखिए बात यह है कि हुकूमत में हमेशा रुझान फ्लेक्सिबिलिटी का रखना होता है और रखना चाहिए, इसलिए कि हुकूमत जो है वो अपने बेनिफिट के लिए नहीं आती है, वो आवाम के बेनिफिट के लिए आती है। और अगर आवाम को बेनिफिट नहीं मिल रहा कि कोई उन्होंने ऐसी कानून साजी कर ली है, कोई ऐसा हुक्मनामा सादर कर दिया है कि जिससे आवाम को बजाय इसके कि उनको रिलीफ मिले वो और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं, तो फिर वो मामला ख़राब हो जाएंगे, वो अनरेस्ट होगा, लोग एजिटेशन की तरफ आएंगे, और कॉमन मैन जो है वो अभी एक तकलीफ़ से गुज़र रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी ख़राब कर दी है पीडीएम की हुकूमत ने और उसके बाद अब ये मौजूदा हुकूमत ने, कि अगर इसको सुधार नहीं सकते हैं तो आवाम पे जुल्म करना ये बंद करें, वरना ये जो जमात इस्लामी के जो उन्होंने पॉइंट रखे हैं अपने एजेंडे के ऊपर, और उनका जो एजिटेशन है, ये धरना है, इसमें और लोग बड़ी तेज़ी से ज्वाइन कर लेंगे, और ये एक ग्रैंड अलायंस की शक्ल में, एक ग्रैंड मूवमेंट की शक्ल में ये चल पड़ेगी। मुझे लग रहा है अगर कुछ दिनों में इसका फौरन इसका सोल्यूशन ना निकाला गया, हल ना निकाला गया तो। थैंक यू वेरी मच। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा तहरीक इंसाफ, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान भर में 5 अगस्त 2019 को भारतीय इक़दाम जो आर्टिकल 370 है और दफ़ा 35 के तहत जो खात्मे की जो मजम्मत है उसके तौर पे यौम इस्तिसाले कश्मीर आज मनाया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 की बात कीजिए तो भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा करके कर्फ्यू लगा दिया था। गुज़िश्ता 5 साल से मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है और आज तक हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। इनके कत्ले आम का सिलसिला जारी है और अब तक जारी है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो जाबिराना तसल्लुत, ज़ालिमाना तर्ज हुक्मरानी, कश्मीरी मुसलमानों का कत्ले आम, गारतगिरी, इसके अलावा बुनियादी हकूक़ तक का जो सल्ब करना, ये सारे वैसी चीज़ें हैं जिसको सल्ब करके मोदी हुकूमत ने तमाम आलमी कवानीन की जो हदें हैं वो फलांग दी हैं। जबकि मोदी भारतीय कवानीन के हवाले से बात की जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद भी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो गए हैं। और सबसे बड़ा अलमिया तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने के हवाले से भी कासिर है और आलमी बरादरी भी इस मसले पर खामोशी साधे हुए है। मसला कश्मीर कब तक यूं गफलत का शिकार रहेगा और कब तक इसका हल मुमकिन हो सकेगा, इसी हवाले से बात करेंगे। अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं हुर्रियत, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। आज 5 अगस्त के हवाले से बहुत बड़ा दिन है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में यौम इस्तिसाले कश्मीर मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस दिन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने हमारी डेमोग्राफी पे हमला किया, जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत को मनसूख किया, ये सानिया किसी अलमिया से कम नहीं था। और आज जहाँ 5 साल हो गए हैं, भारत ने वहाँ पर जो जुल्म सितम की कहानियां दोहराई हैं, तो शैतान भी उस पर शर्माता है। और ये जो भारतीय इकदाम थे, दरअसल ये सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम हैं, ये जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। वहीं जम्मू कश्मीर के जो अवाम है उनकी मंशा और मर्जी के खिलाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के आईन के मुनाफी है ये। अब भारत ने वहाँ अपने फोर्स को इख्तियारात दिए हैं कि वो लोगों को मार सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, वो किसी जगह जवाब देनी है। इस वक्त अगर आप देखें, सबसे बड़ा मिलिट्रीराइज्ड जोन है इस वक्त कश्मीर, जहाँ 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज है और आए रोज वहाँ पर नौजवानों का कत्लेआम, तशद्दुद, मारदाड़ और ख़वातीन को हरासा करना, उनके साथ दस्तदराजी करना। वहीं बदकिस्मती से अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से बड़े मायूस हैं हम, जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा हमारे हक़ खुदरादित का ज़ामिन भी है, हमारी कई करारदादें वहाँ मौजूद हैं और वो खामोश गफलत की नींद सोया है। और इस रीजन में जहाँ कश्मीर जो है ये फ्लैश पॉइंट है, 3 एटमी ममालिक आमने सामने हैं। इससे पहले 3 जंगें हो भी चुकी हैं और खुदा न खास्ता अगर एक और जंग छिड़ गई तो ये एटमी जंग होगी। उसके साथ जनूबी एशिया के साथ पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है। तो हिंदुस्तान को रोकना होगा, जहाँ वो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है, जहाँ वो कश्मीरियों का जेनोसाइड कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये एक नजरियाती जंग है जिसको कायदे आज़म ने जब 2 नजरिए के तहत पाकिस्तान में वजूद में आया था, वहीं कश्मीरियों को वो हक नहीं दिया गया था। हालांकि हमने पाकिस्तान बनने से पहले अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया था, हमारे बुजुर्गों ने करारदाद के जरिए, मगर तागूती कौतों ने, हिंदू साम्राज्य ने गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया, अपने वादे से मुकर गया। और आज ये सूरत हाल है कि इजहार आज़ादी राह नहीं है कश्मीर में। जो वहाँ सहाफ़ी है वो बात नहीं कर सकते, अगर कोई बात करेगा तो उसे यूएपीए का सामना है, वो जेल की नजर हो जाएगा। बहुत सारे सहाफ़ी खामोश हैं या वो कश्मीर छोड़ के चले गए। जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है वो गुमनाम कब्रों पे बात नहीं कर सकते हैं, वो मास रेप्स पे बात नहीं कर सकते हैं, उन्हें उठा के तिहाड़ जेल के अंदर पाबंदी हासिल किया जाता है। ख़वातीन के साथ दस्तदराजी, जिनसी ज्यादतियां, ये तो मामूल है वहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली ये सारी वो बातें हैं, बिल्कुल ये सारी वो बातें हैं जो पूरी दुनिया देख रही है। जहां आपने अक़वाम मुत्तहिदा के रोल के हवाले से बात की, जाहिर है जो हम हकूक़ के जो ज़ामिन है उसकी हिफाजत का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये जो कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हो रहा है, हम इसको अपनी आंखों से विटनेस कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इस पर कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार के हवाले से भी मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी कि
ये सारे मामला ज़ाहिर है ये सब कुछ मोदी हुकूमत के दौर में हुआ है और अभी भी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना, चाहे इससे पहले हम गुजरात वाक़यात की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, मोदी सरकार का स्टांस हमेशा से मुसलमानों के अगेंस्ट रहा है और वो बहुत खुल के सामने भी आया है बहुत दफ़ा। व्हाट यू थिंक कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनना इन तमाम तर खिलाफ वर्जियों के बावजूद ये भी तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें, मोदी तो एक बदनाम जमाना शख्स है जिसके हाथ गुजरात के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। ये एक शिद्दत पसंद शख्स है जिसने मजहबी मुनाफरत को वहाँ उरूज पे पहुँचाया, जिसने हिंदुत्व नजरिए के तहत लोगों को मुश्तैल किया। तो वहीं इस दफ़ा जहाँ वो 400 सीटें तो नहीं ले सका, लाइज के साथ इस वक्त वो बरसर इक़्तिदार है। तब हिंदुस्तान में कांग्रेस हो या बीजेपी, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हमें इनसे कोई तवक्का नहीं रखनी चाहिए। कांग्रेस के दौर में भी कश्मीरियों का जेनोसाइड होता रहा। अब मोदी खुल के सामने आया और बीजेपी की ये पॉलिसी थी आरएसएस की कि हम 370-35A को खत्म करके गैर रियासती लोगों को वहां बसाएंगे, वहां की डेमोग्राफी मुकम्मल तौर पे तब्दील करेंगे। अब मोदी इस राह पे गामजन है कि जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है उसके तशक्कुस को मिटा के वो उसको हिंदू स्टेट बनाए, वहां पर गैर रियासती लोगों को डोमिसाइल देके मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अकलियत में बदल दी। अब वो जेनोसाइड भी कर रहा है, अब वो मावरा अदालत कत्ल भी कर रहा है, अब वो जाली मुकाबले भी रचा रहा है, नौजवानों को गिरफ्तार करना। 15 लाख से ज्यादा नौजवान इस वक्त उनको ड्रग्स दी जा रही है खालिस्तान तर्ज पे, उन्हें अंधा किया जा रहा है, उन्हें अपाहिज किया जा रहा है। तो इसी तरह से मोदी जिस एक साजिश के तहत कश्मीर के अंदर जेनोसाइड करना चाहता है, इसका तो जेनोसाइड वॉच के प्रेसिडेंट स्टेटन ग्रेगरी ने भी इंकिशाफ किया है। उसने इन खदशात का इजहार किया कि जम्मू कश्मीर और आसाम में जो है वो जेनोसाइड हो सकता है। अब हमारी सकाफत को भी, अब हमारे जो है ना वो स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको हिंदुत्व पढ़ाया जा रहा है। उन्हें कहा जाता कि सूर्य नमस्कार आप करें। अच्छा, वहाँ के सिलेबस में अब महाभारत और राम की कहानियां पढ़ाई जाती है। अच्छा, वहाँ पर जम्मू कश्मीर एजुकेशन काउंसिल अब उनको कह रहा है कि जो हिंदुस्तान का कौमी तराना वो अब गाए। तो इस तरह से बच्चों के जहनों पे ये जो है ना वो उनको मुतासर करने के लिए ना सिर्फ फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है बल्कि मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा है। और ये सबसे वर्स्ट टॉर्चर है जो जाहिर है वहाँ पे बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके जहनों पे क्या असर पड़ रहा है और वो जो कत्लेआम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो कितना बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब कि आपने इस मौके के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, आज यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया जा रहा है पाकिस्तान भर में। हम इस दुआ के साथ ब्रेक पर जाएंगे कि अल्लाह ताला कश्मीरी मुसलमानों की, हमारे बहन भाइयों की मुश्किलात को आसान करे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आज हम बात करेंगे कि गिरोह जो भिखारियों के हैं वो कैसे काम करते हैं। हमने लाहौर में तो अक्सर देखा है कि हर सिग्नल पर, हर गली मोहल्ले में हमें कोई ना कोई ऐसा भिखारी नज़र आता है, लेकिन 24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क के अंदर 3 करोड़ 80 लाख भिखारी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में जी ये भिखारियों का गिरोह कैसे काम करता है, सवारे से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं मुर्तज़ा रॉय। किसी ऐसी चीज़ की भीख मत मांगिए जिसे आप हासिल करने की ताकत रखते हैं। मेगल डी कार्वांटेस की ये कोटेशन उन्होंने पता नहीं किस तनाजुर में लिखी थी, लेकिन आज ये कोटेशन जुड़वां शहरों के भिखारियों पर सादर आती है, क्योंकि जुड़वां शहरों के तकरीबन तमाम भिखारी कमाने की, हासिल करने की ताकत रखते हैं, लेकिन गदागरी उनके खून में घुस चुकी है और वो इस पेशे से वाबस्ता हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर इन दोनों शहरों के अंदर हज़ारों भिखारी मांगते हुए नज़र आते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कितनी किस्म के भिखारी हैं और वो किस तरह भीख मांगते हैं। गदागरों के लिए दूसरा फेवरेट पॉइंट इस्लामाबाद के जो बस अड्डे हैं वो होते हैं। जैसे ये फैज़ाबाद है,
इस्लाम आबाद और रावलपिंडी का सबसे बड़ा बस अड्डा है और यहाँ से शहरी अपने घरों को लौटते हैं, लाहौर का सफ़र करते हैं, बाकी दूसरे सूबों का सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर भिखारियों का रश हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पुलिस का उस तरह अमल दखल नहीं होता जिस तरह हमें इस्लामाबाद के जितने भी इशारे हैं वहाँ पर तो पुलिस खड़ी हुई नज़र आती है। जितने भी भिखारी वहाँ पर आते हैं पुलिस उनको पकड़ लेती है और उनको थाने में बंद कर देती है। लेकिन इस्लामाबाद का जो फैज़ाबाद बस अड्डा है यहाँ पर पुलिस उस तरह नज़र नहीं आती। तो यहाँ भिखारियों का रश बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर हमें नज़र आता है कि एक खातून जो बच्चा उठाए हुए है वो भीख मांग रही है, एक बच्चा जो है वो भीख मांग रहा होता है, बच्चियां भीख मांग रही होती हैं। किसी ने अपने आप को माजूर ज़ाहिर किया होता है और असल में वो माजूर नहीं होता। तो ये हुकूमत को सोचना होगा कि जितने भी भिखारी हैं उनको कारामद शहरी बनाने की तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। और ये रावलपिंडी का सदर बाज़ार है और यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। अगर कैमरामैन वकास आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ी उम्र की खातून हैं जो मांग रही हैं। और साथ ही अगर कैमरामैन वकास आपको एक और चीज़ दिखा सकें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर जो है वो बच्चे इस खातून के मौजूद हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो फैमिली है वो यहाँ पर भीख मांग रही है। और इसी तरह जो सदर बाज़ार है यहाँ पर हमें ज़्यादा भिखारियों का रश नज़र आता है जो कि सुबह के औकात में आते हैं और फिर शाम को यहाँ से चले जाते हैं। और शाम को भी यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता है क्योंकि उस वक्त जो शहरी हैं वो शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं, मार्केट्स में आते हैं। तो उस सूरत में फिर जो भिखारी हैं वो भी ज़्यादातर इन मार्केट्स का रुख करते हैं। सदर बाज़ार के अंदर जो दुकानदार हैं वो भी इन भिखारियों से काफ़ी तंग हैं क्योंकि उनके मुताबिक बहुत ज़्यादा भिखारी यहाँ पर आते हैं जो उनको काफ़ी तंग करते हैं। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि एक दिन में कितने भिखारी आपकी इस बड़ी शॉप पे भीख मांगने आते हैं? सर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आते हैं, समझ लेंगे हर 10 मिनट बाद एक भिखारी आता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमें भी डिस्टर्बेंस होती है और यहाँ पे कंट्रोल भी किसी का भी नहीं है। कंट्रोल किसी का नहीं है तो आपको कभी नज़र नहीं आया कि यहाँ पुलिस आई हो, कभी इन भिखारियों को पकड़ा हो और आप भिखारियों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं या कुछ कमी भी होती है? नहीं, इजाफा है, दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। और पुलिस का जहाँ तक है वो एक दिन लेके जाते हैं और दूसरे दिन वो फिर वही बाहर होते हैं। ज़ाहिर है आप शहरी हैं, आपको बेहतर पता होगा। तो फिर हुकूमत को या इंतज़ामिया को ऐसा कौन सा स्टेप लेना चाहिए कि इन भिखारियों पे काबू पाया जा सके? नहीं, इनके लिए होनी चाहिए शेल्टर होम होने चाहिए जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग की जाए या उनको कुछ सिखाया जाए ताकि वो दोबारा से कुछ जॉब करें। उनको कोई ऐसा क्या कहते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके जो है ना ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि अगर आपको वकास दिखा सके तो ये बहुत बड़ी दुकान है और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है। अगर वकास आपको दिखा सके तो ये सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है। इसके बावजूद इनका ये कहना है कि हर 10 मिनट के बाद एक भिखारी यहाँ पर आता है और वो आकर इनसे भीख मांगता है। कुछ ज़बरदस्ती यहाँ पे घुस आते हैं, कुछ बाहर से भीख मांगकर चले जाते हैं। तो यहाँ सदर बाज़ार के जितने भी दुकानदार हैं उनका यही गिला है कि यहाँ भीख मांगने वालों की तादाद में दिन ब दिन बहुत ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। तो आज हमने आपको दिखाया कि जुड़वां शहरों के अंदर किस तरह भीख का कारोबार चमक रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जो रह गए हैं, जैसे इस्लामाबाद के बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जहां हमें भिखारियों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता था और अब भी नज़र आता है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के कुछ इक़दाम किए जाएँ। जिस तरह शहरियों ने हमें यह बताया कि वहाँ पर हर 10 मिनट के बाद एक भिखारी आता है जो उनकी दुकान पर मांगने आता है। तो शहरी भी बहुत ज़्यादा तंग हैं। तो इससे न सिर्फ हम अपने शहरियों की इन भिखारियों से जान छुड़ा सकेंगे बल्कि हम इन भिखारियों को मुआशरे के अंदर एक कारआमद शख्स भी बना सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। अब जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द के लोगों में हम देखते हैं। ये 1% से 15% तक पहुंच चुका है। और इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताऊं कि ये जो इंसान हम समझते हैं ना कि बहुत सारे लोग हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो अपने बारे में बहुत, जिसे हम कहते हैं खुश फहमी का शिकार होते हैं, बहुत ख़ुद परस्त होते हैं। उनकी अपनी शक्ल से लेके आदात से लेके एवरीथिंग वो समझते हैं हम परफेक्शनिस्ट हैं, हमारे अलावा दुनिया में सब ख़राब है, हम बिल्कुल ठीक लोग हैं। और ये वाले लोगों से हमारा ताल्लुक़ वास्ता जो है रोज़ाना की बुनियाद पे पड़ता है जी। आज हम बात करेंगे जी ख़ुद परस्ती के हवाले से जो लोग इसका शिकार होते हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है जो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। जैसे मैंने कहा 1% से 15% तक हो चुका है, जिससे हम नार्सिसिस्टिक भी कहते हैं, ख़ुद परस्त शख्स कहते हैं। क्यों है जी? और नार्सिसिज्म हमारे माशरे में क्यों इतना ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और एक शख्स की क्या पहचान है कि वो ख़ुद परस्त है या अपने बारे में वो बहुत वैलिडेशन चाहता है, वो चाहता है कि हर वक्त लोग उसके बारे में बात करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी खूबियों के बारे में बात करें। तो इसी पे हमने सोचा कि आज इस साइकोलॉजिकल एक नफ्सियाती आर्जे को हम डिस्कस करें। हमारे साथ जी सरवत काज़मी साहिबा मौजूद हैं, सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो ख़ुद परस्ती का मामला है, जो ख़ुद परस्त शख्सियत हम कहते हैं, कौन होते हैं लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने इनवाइट किया। देखें, ये कोई स्पेसिफ़िकली हम किसी एक जगह पर यानी किसी एक ताल्लुक़ में से इन्हें बाउंड नहीं कर सकते। मतलब किसी स्पाउस में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी भी आपके इर्द गिर्द गर्दो-नवाब में ऐसे लोग होते हैं कि वो किसी भी तरह का शख्स हो सकता है, ये एक जगह पर नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसकी इस्तिलाह के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। अगर हम पीछे जाएं कि एक रोमन पोइट ओविड जो हैं, उन्होंने एक बड़ा नौजवान, खूबसूरत नौजवान, उसको इस तरह बयान किया कि वो एक शिकार के तौर पर एक आबजू यानी तालाब के पास से गुज़र रहे थे और वहाँ से जब वो गुज़रा तो वो पानी पीने लगा और उसने उस तालाब में अपना जो अक्स है वो देखा। और वो फिर जब उसने वो अक्स देखा तो उसको वो ख़ुद से इश्क हो गया, यानी देखने के बाद। और उसके बाद उसने पानी नहीं पिया कि कहीं मेरा वो अक्स गुम ना हो जाए, यानी वो इस हद तक खुद पसंदी में और उसमें खो चुका था। फिर वो उसी से ही उसकी डेथ हुई और वो एक नरगस का फूल जो है उस जगह से उगता है और वहाँ से इसकी इस्तिलाह जो टर्म है वो नरगसियत और ख़ुद पसंदी जो है वो होती है। इस वक्त पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो रिसर्च है, आज से 15 या 20 साल पहले देखें तो अमेरिका जो है उसके गुज़श्ता इन सालों में जो एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी उसमें जो तादाद थी वो तकरीबन, यानी आप समझ लें कि 30% के अराउंड अबाउट ये रिसर्च के हवाले से आया। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब अगेन रिसर्च की गई तो वो 45 के अराउंड अबाउट, मतलब वेस्ट और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ये देखने को मिला। अब पाकिस्तान जो है उसके अंदर हम रिसर्च अभी रिसेंट जो है 3000 पाकिस्तानियों के ऊपर ये रिसर्च की गई, जिसमें से 70% जो है वो खुद पसंदी का शिकार हो चुके हैं, जिसमें एज जो है 15 से 28 जो है, जो प्राइम एज है एग्जैक्टली वो देखी गई है। तो इसके अंदर जो है कि एक आप समझ लें कि वो उनके अंदर चीज़ है कि हमारा एक दूसरे को यानी लोगों का इस्तेहसाल करना और फिर जो यानी एक वो आर्ज़ा, वो बीमारी नफ्सियाती के इस्तेहसाल करने के साथ साथ यानी अपने आप को सुपीरियर समझना। अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, और एक नार्सिसिज्म होता है, यानी आप खुद, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? ये सेम दोनों एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो एज जिसकी आप बात करेंगे वो एज है जिसमें एक आपकी ग्रोथ हो रही होती है, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, हर तरह की ग्रोथ हो रही होती है। उस एज के अंदर इस तरह से लोगों का शिकार होना इस आर्जे के अंदर, ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। देखिए, मैं इससे पहले एज अ एजुकेशनलिस्ट, एज अ जो सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, आप चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करें, वीमेन ट्रैफिकिंग की बात करें, जो पाकिस्तान के जो सोशल इश्यूज़ हैं उनमें मैं एक जो पॉइंट है वो लाजमी तौर पर उठाती हूँ और जो बहुत मैं समझती हूँ कि मेन पॉइंट है, इस्लाम से दूरी। इस्लामिक जो
तालीमात हैं उनसे दूरी। आज हमारे पाकिस्तान के डाइवोर्स रेशो आप देख सकते हैं किस हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी भी बुनियाद जहाँ पर मैं नार्सिसिस्ट जो पर्सनैलिटी जो डिसऑर्डर है, माहिर नफ्सियात के अकॉर्डिंग जी ये इस किस्म के लोग हैं कि इनके सामने आप रोबोट बन जाएं। यानी ये जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस जो हैं वो क्या हो जाएं कि उनका आप गला घोंट दें और एक रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में दे दें। यानी जिस तरह मर्जी है ये अपनी चलाते चले। अब हमारे चूँकि इस माशरे में ये अलमिया है कि हमारे बहुत सारे गर्दोनवा में ऐसे लोग आते हैं जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुशी, उम्मीद की और राहत की जो है वो नवीद लेके आते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर की तरह होते हैं। यानी आते हैं और आने के बाद वो जो एक रास्ते की ठोकर है ना, वो ना सिर्फ बनते हैं बल्कि एक ज़हनी अज़ियत जो है भी बन जाता वो है। भी बन जाता है। right. तो उसके साथ फिर ये होता है कि इस्लाम की रूह से मैं यहाँ पर, ये इतना अहम टॉपिक है, एक सोसाइटी का बहुत हाईलाइटिंग इशू इस वक्त के नफ्स परस्ती का जो बुत है उसको हम पाश नहीं कर सक रहे। यानी हमेशा आप सुनते आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, मैंने चूँकि कल इस पे बारे में पढ़ा और जितना सुना, लोग इस पे तो बात करते हैं कि खुद पसंदी और नार्सिसिस्टिक जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उन पे जी सेशंस होने चाहिए, उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट थेरेपीज लेनी चाहिए। थेरेपीज एग्जैक्टली। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो अबाउट इसके था कि इस्लाम जो है वो खुद पसंदी को इंतहाई नापसंद करता है। बेशक। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स खुद को पसंद करता है उसको दूसरे नापसंदीदा मतलब करना शुरू कर देते हैं। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तरक्की की जो राह है, सक्सेस की राह में ये रुकावट है। यानी खुद पसंदी जो है वो एक आपके जहन की क्या है, अपाहज यानी कमज़ोरी है कि आप अपने जहन के लिहाज से इतने कमज़ोर हैं कि उसकी एक दलील भी है। अच्छा, चूँकि मेरे पास सर्वे टाइम का भी मैं चाहूँगी आखिर में आप ज़रूर हमें बताएं कि हमारे यहाँ इस चीज़ को, खुद पसंदी को, अगर आप एज ए इंडिविजुअल देखते हैं, जो शख्स है उसको तो आइडिया भी नहीं है कि वो इतना नार्सिसिस्टिक है, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं, कैसे टैकल किया जाए ऐसी पर्सनालिटी को? चाहे वो थेरेपी नहीं ले रहा, रिलीजन से तो हम एक पॉइंट पे बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि रिलीजन से दूरी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन कैसे इसको आइडेंटिफाई करके कंट्रोल किया जाए? मैम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि हम किस स्टेट के अंदर हैं, हमारी क्या हदूदों क़यूद हैं, हमें इस्लाम ने किस बाउंड्री के अंदर रहकर जो है। और मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि ये जितने सोशल इश्यूज़ हैं इनकी तालीमात से इसलिए दूरी है कि हमारा नफ्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, यानी हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, हम रियलिस्टिक अप्रोच के बिल्कुल भी नज़दीक तरीन नहीं हैं और इसकी ही बुनियादी वजूहत हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन, सॉरी अगैन से रिपीट कीजिएगा, मैं यही कह रही हूं कि कैसे किया जाए। हाँ। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कि हो सकता है कि आपको भी इस बारे में कोई वहम हो, आर्जा हो सकता है पर्सनैलिटी के बारे में, हमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों में एग्जैक्टली हो सकता है कि मुझे भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी एजुकेट करना चाहिए योर सेल्फ अबाउट NPD, यानी ये जो एक है ना नार्सिसिस्टिक जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसके बारे में आपको एजुकेट होने की ज़रूरत है। फिर फाइंड एक सपोर्ट सिस्टम जो है, और सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। और उसके साथ फिर अगर आप देखें कि इस तरह के जो लोग हैं उनमें रहना इतना मुश्किल है कि उसके साथ नो आर्ग्यूमेंट, आप अपनी एनर्जी जो है वेस्ट कर रहे हैं। दे फील वेरी हैप्पी ना, एनर्जेटिक, के वो तो खुश हैं कि हमारे साथ जो है क्या उनका एक शौक है, उनका एक मशगला है, उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो दूसरों को टीज करेंगे, उनको ज़हनी अजियत देंगे। यानी यू आर सेइंग कि हमें खुद से अवेयरनेस लानी है ऐसे लोगों के हवाले से, और अपनी पर्सनालिटी में ही, हम किसी और को टारगेट नहीं करें। आपके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपको कहीं ना कहीं लीड कर रही है इस खुद परस्ती की जानिब, तो उसको आइडेंटिफाई करना अर्ली स्टेज में बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सरवत साहिबा कि आपने ज्वाइन किया। सरवत काज़मी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी। आज हम खुद परस्ती के हवाले से, नार्सिसिज्म के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट किताब दोस्त, जिसमें आपकी मुलाकात आज हम करवा रहे हैं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर खालिद जमील अख्तर और आज के प्रोग्राम की सेगमेंट किताब दोस्त में आपके हाज़िर खिदमत हूं। मैं बुनियादी तौर पे तो मेडिकल डॉक्टर हूं और मैं कंसल्टेंट हूं न्यूरोलॉजिकल एंड रिहेबिलिटेशन, जो हमारी तरीका इलाज होता है, और मैं मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन मोर देन 30 इयर्स पढ़ाता भी रहा हूँ और एज ए डॉक्टर काम भी करता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक किताबों से शौक़ का ताल्लुक़ है तो ये शुरू ही से था, और मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि हर शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में किताबों से दोस्ती का मौका ज़रूर मिलता है। कईयों की दोस्ती पक्की हो जाती है और कई कुछ अर्सा किताबों से दोस्ती करके उसको छोड़ देते हैं। जब मैं इस सेगमेंट के हवाले से बात कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी किताब का इंतखाब करूं जो मेरी अपनी किताब हो, जिसे मैंने ख़ुद लिखा हो। मैं समझता था कि शायद मैं कभी लिख नहीं सकूंगा, क्योंकि लिखना और वो भी किताब लिखना एक ऐसा अमल है कि अगर आप दर्स व तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ रखते हो तो आपके लिए आसान होता है। लेकिन इस वक्त जो किताब मेरे हाथ में है, इसका नाम है तीसरा जन्म। और ये जो किताब है तीसरा जन्म, ये मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी है। इसे उर्दू में लिखा गया है और कई और ज़ुबानों में ये ट्रांसलेट भी हुई है। देखिए, तीसरा जन्म का जो नाम है, इस पे बहुत से लोगों को बड़ी तशवीश थी कि भाई ये तो तीसरा जन्म, ये इसका नाम क्यों रखा गया। मैंने इसका नाम तीसरा जन्म इसलिए रखा कि अगर आप ये किताब पढ़ें और एज एन ऑटोबायोग्राफ़ी, तो इसमें मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में 3 फेजेस आए और हर फेज़ के अंदर मैं एक डिफरेंट किस्म का इंसान बना। मुझे लगा कि जिस तरह मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। और आप में से चंद एक लोग जो मुझे जानते होंगे या वाकिफ़ होंगे, मेरी जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो बहुत ही एक्टिव गुज़री थी। मैं आर्मी के इंस्टीट्यूट में पढ़ता रहा, वहाँ का सोर्ड ऑफ ऑनर, वहाँ पे स्टिक ऑफ ऑनर कहते हैं, वो जीती। मैं बहुत ही आई वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। मैं उस ज़माने में भी 110 मीटर्स में पाकिस्तान नंबर 1 रहा, और मैं वहाँ का सीनियर अंडर ऑफिसर, जिसको हेड बॉय कहते हैं, वो रहा। तो ये मेरी एक भरपूर ज़िंदगी थी जिसको मैंने जीता रहा। और मैंने मैट्रिक में एफएससी में टॉप किया, और जब मैं केई में आया तो अगेन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भी मेरा फर्स्ट मैरिट था एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी, कामयाबियाँ मिल रही थी, मेहनत कर रहा था मैं, और मुझे लगता था कि इस दुनिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कामयाबी हासिल करना है, भले इसके लिए आपके किसी के सर पे पाँव रख के भी गुजरना पड़े। तो इसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट के बाद मुझ में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि वो टांगें जिन पे मुझे नाज हुआ करता था, वो तमाम दौड़ें जो मैं जीता करता था, वो ज़िंदगी से निकल गई बिल्कुल। और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बेकार हो गया हूँ, और ये जो बेकारी वाली ज़िंदगी थी ये आजिज़ी वाली ज़िंदगी बन गई। तो जो एरोगेंस थी मेरे अंदर वो बिल्कुल तब्दील हो गई एक आजिज़ी की सूरत में। तो मुझे लगा कि जिस तरह मैं एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का इंसान बन गया हूँ। सो मैं इसे हमेशा अपना दूसरा जन्म कहता हूँ, जो डिप्रेशन में था, जिसके अंदर परेशानी थी, और इस तरह करके ये गुज़रा। और फिर ये दौर जब ख़त्म हुआ तो फिर एक और हादसा पेश आया जो इमोशनल हादसा था। वो ट्रॉमेटिक था, लेकिन वो फिज़िकल एक्सीडेंट नहीं था। उसने फिर मुझे
ایک دفعہ پھر بالکل ڈفرینٹ قسم کا انسان بنا دیا، اور وہ انسان ایسا بنایا کہ پھر مجھے خود سے محبت یا اپنی چیزوں سے یا اپنی اچیومنٹ سے زیادہ میرے اندر ایک ایسی سوچ آئی کہ جس طرح میں دوسروں کے لیے کچھ کروں، اور میں کرتا چلا گیا اور تھوڑا بہت اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہوں، تو اسے میں تیسرا جنم کہتا ہوں۔ میں تقریباً کوئی 12 کتابیں لکھ چکا ہوں، جن میں جو موضوعات ہیں وہ بنیادی طور پہ یا نفسیاتی ہیں یا سوشل لائف کے حوالے سے ہیں، کچھ میڈیکل کے حوالے سے ہیں، کچھ سپورٹس میڈیسن کے ریفرنس سے ہیں، اور ایک میری کتاب جو نئی منزلیں نئے راستے ہے، یہ ہمارے جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو کوئی ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ جب معذوری کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو آپ کی منزل بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جب منزل تبدیل ہوتی ہے تو پھر رستہ بھی یا راہیں بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، مجھے اس کتاب کو لکھے ہوئے تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے لکھ دی تھی، لکھ کے میں نے چند ایک لوگوں کو بھیجی شروع میں اس کا مسودہ، جن میں حسن نثار صاحب تھے۔ تو حسن نثار صاحب نے بہت اچھا لکھا اور مجھے فون کیا اسپیشلی، اور مجھے کہنے لگے کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے یہ تو پڑھ کے میں نے ایک نشست میں پڑھی ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا کہ میں نے ایک ہی نشست میں پڑھی ہے، اور انہوں نے کتاب میں جو لکھا میرے لیے، اس میں یہ جملہ بھی لکھا انہوں نے کہ جو شخص اس کتاب کو ایک نشست میں نہیں پڑھتا، یا تو وہ بہت ہی مصروف انسان ہوگا، اور یا پھر اسے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کتاب میں ہی ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ۔ اسی طرح اس پہ کچھ اور جو لوگوں کے جو اس پہ کمنٹس آئے، تو ان کے اندر امجد اسلام صاحب کا کمنٹس ہے، جنہوں نے لکھا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ایک نئے زندگی جینے کو دل چاہتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی مجھے موٹیویشنل رہی، اور آپ حیران ہوں گے کہ آج کل کے دور میں اس کتاب کی 11 ایڈیشنز آئی ہیں، اور حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 450-500 صفحوں کی کتاب ہے، اور آج کل اتنا پڑھنے کا شوق نہیں ہے، لیکن یہ کتاب پڑھی گئی اور پڑھی جا رہی ہے۔ دیکھیے، میری جو کتاب ہے، یہ اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ ہے کہ جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہی ٹھیک ہوتے ہیں، جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور جو پہلا چیپٹر ہے اس کے کچھ ایک آدھ پیرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ہم غالباً کراچی سے گوادر آ رہے تھے۔ یہ بحری جہاز کا ایک کیبن تھا جو اس وقت لوگوں سے بھرا ہوا تھا، وہ سب اونچا اونچا بول رہے تھے۔ کچھ لوگ میرے سامنے برتھ پہ لیٹی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو تکلیف کے بارے میں کرا رہی تھی۔ جو لوگ پیچھے کھڑے تھے وہ مختلف مشورے دے رہے تھے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، شاید اسی لیے میں کچھ سہما ہوا تھا۔ لوگوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیبن میں گھٹن بھی بڑھتی گئی۔ اپنے ڈر کے باوجود میں اس لڑکی کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا اور ترچھی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی میرے خوف کو محسوس کرتی، اس لیے وہ مجھے بار بار تسلی دینے کے انداز میں تھپک دیتی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 6 سال کی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اونچا اونچا رونے کی آوازیں نہ لگیں اور کیبن مزید لوگوں سے بھر گیا۔ پھر جلدی سے لوگوں سے خالی کروا لیا گیا۔ ہمیں بھی کیبن سے باہر جانے کے لیے کہا گیا۔ کیبن سے باہر جاتے ہوئے میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا، یہ لڑکی مر چکی ہے اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا۔ یہ منظر دیکھ کے میں بہت خوفزدہ ہو گیا، پریشان بھی ہو گیا۔ لوگ اس لڑکی کو سمندر میں پھینکنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بات کا مجھے علم بہت عرصے بعد ہوا۔ 40-45 سال پہلے جب بحری جہاز پہ کوئی مر جاتا تو تھوڑی ہی عرصے میں سمندر کی مخصوص آب و ہوا کی وجہ سے لاش بدبو دینا شروع کر دیتی۔ فریزر ہوا نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اس واقعے کا اثر میرے ذہن پہ اتنا گہرا ہوا کہ میرے ڈاکٹر بننے کے فیصلے میں شاید اس کا تھوڑا بہت عمل دخل
ضرور ہوگا. دیکھیے یہ کتاب کا جو بنیادی طور پہ ٹارگٹ آڈینس ہے وہ یوتھ ہے, اور یوتھ کے علاوہ وہ لوگ بھی ہیں جو کوئی فزیکل اور میڈیکل سٹرگل کر رہے ہیں, ایون اپنے کریئر کی سٹرگل کر رہے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ اس پہ میں نے لاشعور کی طاقت کا جو انفلوئنس ہے ہماری شخصیت پہ اس پہ بات کی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو شعور ہے اس کی عمر تو انسان کی عمر جتنی ہوتی ہے, لیکن لاشعور ہزاروں سال پرانا عمر رسیدہ ہمارے اندر بیٹھی ہوئی ایک دانش گاہ ہے, اور ہم اسے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلاً اگر آپ اپنے لاشعور کو مضبوط بنا لیں تو بہت سے مسائل کے حل آٹومیٹکلی آپ کا لاشعور آپ کو دے دیتا ہے, اور آپ کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی اور طاقت آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے یہ کتاب جو عام تاثر مجھے ملا لوگوں کے پڑھنے کے بعد, تو وہ یہی تھا کہ وہ لوگ جنہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ ٹوٹے ہوئے ہیں, مطلب یہ میں بالکل آپ کو لوگوں کے جملے بتا رہا ہوں, تو انہیں لگا کہ جس طرح انہیں قوت ملی ہو, تو شکستہ لوگوں کو مضبوط کرنے میں اس کا ایک رول ہے. کتاب پڑھنا جو ہے نا وہ صرف موبائل پہ یا ویڈیوز دیکھنے سے بہت بہتر ہے, کیونکہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو اس وقت پھر آپ سوچتے ہیں, جو الفاظ ہیں یہ آپ سے باتیں کرتے ہیں, الفاظ آپ کے سامنے ایک پکچر کریٹ کرتے ہیں, ایک کہانی بنتے ہیں, اور یہ جو کہانی ہوتی ہے یہ آپ کی جو قوت سماعت سے لے کے اور قوت محسوس اور یہ جتنی بھی آپ کی 5 سینسز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی مدد کر رہی ہوتی ہیں. میں تو یہاں پہ کہوں گا کہ کتاب کی جو اسمیل ہوتی ہے نا یہ بھی آپ کو بعض اوقات یہ کھینچ کے رکھتی ہے. تو اس لیے کتابیں پڑھنی چاہیے, جب بھی موقع ملے ضرور پڑھنی چاہیے. اور جو ایک ٹیگ لائن اس کتاب کے حوالے سے یا کسی بھی کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کتاب اسی وقت پڑھیے جب کتاب پڑھنے پہ آپ کا دل آ رہا ہو. مجبوراً کتاب پڑھیں گے تو اچھی کتاب بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ویلکم بیک ٹو گڈ مارننگ پبلک. بریک کے بعد واپس آ گئے جی. پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آج ہم ناشتے کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بات کرتے ہوئے مجھے خود بہت شرم آ رہی ہے کیونکہ میں بہت دفعہ ناشتہ اسکپ کرتی ہوں, لیکن میں وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتی ہوں جو مجھے کہیں کرنی چاہیے. لیکن جناب آج ناشتے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ناشتے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دن کی اہم ترین غذا ناشتہ ہے, اور آپ کا ناشتہ ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے. ہم میں سے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے کہ اٹھتے ہی ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے اور وہ ناشتہ اوائڈ کر دیتے ہیں, کام پہ چلے جاتے ہیں, پھر لنچ ٹائم پہ کچھ کھا لیتے ہیں. سو ناشتہ کتنا امپورٹنس کا حامل ہے اور یہ آپ کے دماغ کو, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو کس طرح سے صبح سیٹ رکھنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے. اور بہت ساری میتھس ہیں اس حوالے سے. کچھ کہتے ہیں جی ناشتہ نہ کرنا اوبیسٹی کی طرف جاتا ہے, کوئی کہتے ہیں جی ناشتہ کرنا یا اسکپ کرنے سے آپ پتلے ہو جاتے ہیں. ان سارے مسکنسیپشنس کو بھی آج ہم کلیئر کریں گے اور ناشتہ کرنا کتنا ضروری ہے اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر تابندہ ریاض ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر تابندہ؟ شکر اللہ کا, آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک. ڈاکٹر تابندہ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ناشتہ ضروری ہے یا نہیں؟ جی ناشتہ بہت ضروری ہے. دیکھیں جیسے ہماری باڈی ایک مشینری ہے, جیسے ہمیں مشین کو سٹارٹ کرنے کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے ہی صبح صبح اٹھ کے ہمیں اپنے ڈے سٹارٹ کرنے کے لیے فیول کی ضرورت ہے, ناشتے کی ضرورت ہے. بریک فاسٹ مطلب کہ رات جو ہم سوتے ہیں وہ فاسٹنگ میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس فاسٹ کو ہم نے بریک کرنا ہے صبح ناشتے کے ساتھ, ٹھیک ہے. ساری رات جو جب ہم فاسٹ میں ہوتے ہیں ہماری باڈی آرگنز جو ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں, گروتھ ہو رہی ہے, مسلس کی گروتھ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہماری بونس کی, ٹھیک ہے, برین ورک کر رہا ہے, ہارٹ ورک کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ان کو کام کرنے کے لیے جو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ انرجی وہ لے رہا ہے باڈی سے, جو ہم نے رات کا ڈنر کیا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کاربوہائیڈریٹس لیے جس سے گلوکوز آیا, ٹھیک ہے.
اب وہ گلوکوز اوور نائٹ فاسٹنگ میں یوٹیلائز ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب اس دن کو ہمیں دوبارہ سے انرجی کی ضرورت ہے, گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, جا کے ہماری باڈی جو ہے پراپر فنکشننگ دوبارہ سے کرے, ٹھیک ہے. پھر ہم اس فاسٹ کو بریک کرتے ہیں بریک فاسٹ سے, ٹھیک ہے, جس میں ہمیں پراپرلی کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے, جس میں سیریلز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پروٹینس ان میں جیسے کہ ایگ سب سے ایزیلی اویلیبل سورس ہے, وہ لینا چاہیے. فیٹس ہیں, فیٹس ہم ایز اے نٹس کے طور پہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ بٹر ہے, پینٹ بٹر ہے, دیسی گھی ہے, ٹھیک ہے. لینا ہم نے سب ہے, لیکن ایک پورشن سائز میں لینا ہے, ٹھیک ہے, پورشن کنٹرول کر کے لینا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے ہمیں لینا, تاکہ ہم ڈیلی جو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز شروع کرنی ہے وہ ہم چست اور توانائی کے ساتھ انرجی کے ساتھ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ ہم سیریلز لے سکتے ہیں. اچھا مارکیٹ میں بہت ساری ورائٹی یو نو دیٹ اویلیبل ہے, پینٹ بٹر ہے یا دیگر چیزوں کی ہم بات کریں, اس میں جو سویٹنس ہے یا سویٹنر ہوتے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, سیریلز میں بھی ایون جب ہم لے رہے ہوتے ہیں. کچھ میں ابھی پڑھ بھی رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ نے صبح بہت زیادہ سویٹنس والی چیزیں بھی نہیں کھانی ہے. جو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا واقعی جو سیریلز ہم کھاتے ہیں ناشتے کے اندر, ظاہر ہے مارکیٹ میں تو اویلیبل ہیں, کیا وہ ٹھیک ہیں کھانا, یا ہم اپنا گھر پہ کوئی ایسا سیریل ریڈی کر سکتے ہیں جو ہیلدی بھی ہو اور اس میں اتنا آرٹیفیشل شوگر والا ایلیمنٹ بھی نہ ہو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا ویٹ دیکھنا ہے. اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہائی ہے تو پھر آپ نے پروسیس چیزوں کی طرف نہیں جانا, پھر آپ نے نیچرل رہنا ہے, ٹھیک ہے. نیچرل کاربوہائیڈریٹ جو انرجی آپ نے گلوکوز لینی ہے وہ نیچرلی کارب جو ہیں وہ ہمارے فروٹس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہول گرینز جو ہمارے گھر میں گندم کا آٹا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کا آٹا ہے, جو کہ دلیا ہے, جو بریک فاسٹ وہ والا سیریل جو کہ جو کا دلیا ہمیں بازار سے بھی مل رہا ہے وہ بھی اوکے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ نے لیبلنگ لازمی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. لیبل پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں, ادر سالٹ کی کتنی مقدار ہے, ٹھیک ہے, اور انرجی آپ کو کتنی دے رہا ہے. کاربوہائیڈریٹ زیادہ تو نہیں ہے جتنی آپ نے اس کی سرونگ لینی ہے, ٹھیک ہے, وہ لے سکتے ہیں آپ. لیکن آپ نے اس کو, اگر آپ دلیا لے کے آ رہے ہیں, کوئی بھی سیریل ہے, اس کو آپ نے دودھ میں نہیں پکانا, ٹھیک ہے. جب ہم دودھ میں پکاتے ہیں اس کا پروٹین ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جو بھی اس کے اندر پروٹین ہے وہ جب اس کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ ڈی نیچر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کو واٹر کے اندر پکانا ہے, پانی کے اندر پکائیں تاکہ ہمیں اس کی فل انرجی اور معدنیات مل سکیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں جو بریک فاسٹ ہے نا پراپر وہ لینا ہے جس میں آپ کو کاربس, پروٹین, فیٹس کے علاوہ سارے وائٹامنز اور منرلز بھی مل سکیں, ٹھیک ہے. پھر کیلشیم ہے, آئرن ہے, زنک ہے, جس کی آج کل بہت زیادہ لوگوں میں ڈیفیشنسیز پائی جا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ڈیفیشنسیز شروع کہاں سے ہوتی ہیں, جب ہم بریک فاسٹ ہی نہیں کرتے. بریک فاسٹ ایک تو بہت ضروری اس لیے بھی ہے ہماری ویٹ مینجمنٹ میں کہ جو ہم صبح ناشتہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم سارے دن میں کم کھاتے ہیں, ہمیں پازیٹیو وائبز آتی ہیں کہ اب ہم نے ہیلدی کھانا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اچھا کھانا ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بہتر ہے کہ جب آپ اٹھیں تو ود ان 1 آور کچھ نہ کچھ لیں, جس میں آپ ڈیٹس بھی لے سکتے ہیں, کچھ نٹس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں, پانی کا کنزمپشن کر سکتے ہیں, اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, جیسے آپ نے یہ ساری چیزوں کا بتایا, کچھ لوگ اس کو پری بریک فاسٹ کے طور پہ لیتے ہیں جس میں نٹس ہیں, ڈیٹس کھا رہے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیزیں. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے پتلے ہونے ہیں تو ہم ناشتہ اسکپ کر دیں گے, یہ میں نے بھی کیا ہے, میں اس بات سے ڈرائیں, لیکن اس کا نقصان بہت ہے جو میں نے اٹھایا. میں چاہتی ہوں آپ بھی بتائیں کہ جو آپ لوگ بریک فاسٹ کو اسکپ کرتے ہیں اس کا لانگر رن میں کتنا نقصان ہے, اور اسپیسیفکلی خواتین کو جب ہم بالوں کی, اسکن کی, ان ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جب آپ بریک فاسٹ میں جیسے میں نے بات کی پراپر وائٹامنز اور منرلس ملتے ہیں, اگر ہمیں تھرو آؤٹ دا ڈے وہ نہیں ملیں گے, کیونکہ ہمارا ڈے اسٹارٹ جو ہے وائٹامنز اور منرل سے ہو رہا ہے, تو ہم تھرو آؤٹ دا ڈے کچھ ایسی کیا چیزیں کھا لیں گے جس سے ہمیں وہ وائٹامنز اور منرلس ہماری خوراک میں پورے ہو جائیں, ٹھیک ہے. ایک تو ان کی ڈیفیشنسیز رہتی ہے جس کی وجہ سے اسکن کے ایشوز آتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹمک کا ایشو آ جاتا ہے. آج کل بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسٹمک ایشوز کی وجہ سے صبح ناشتہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ان کے لیے ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ صبح ایک تو ارلی مارننگ اٹھیں, ٹھیک ہے. دوسرا پانی سے اپنا دن کا اسٹارٹ کریں, پانی پئیں, پھر آفٹر ہاف آور ان کو بھوک لگنا اسٹارٹ ہوگی, ٹھیک ہے. کچھ اس کے درمیان ہلکا پھلکا آپ اوور نائٹ سوک جیسے کہ ایلمنٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیٹس بہت زیادہ کوانٹٹی نہیں لینی, 1 اور 2 کوانٹٹی میں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے. اس کے بعد اپنا بریک فاسٹ کر سکتے ہیں, اور بریک فاسٹ بھی پراپر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے, اچھا بریک فاسٹ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ ایزیلی بھی بنا سکتے ہیں اس کو, ایک دم پراپرلی زیادہ سارا بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے پراٹھا بھی لینا ہے, انڈا بھی لینا ہے, ساتھ میں دودھ بھی لینا ہے. پورشن سائز لے سکتے ہیں آپ, براؤن بریڈ لے سکتے ہیں, ہول ویٹ بریڈ لے سکتے ہیں. اس کے بعد ہلکا پھلکا ایگ جو ہے بوائلڈ بھی لے سکتے ہیں, دیسی گھی میں بھی بنا کے لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ پینٹ بٹر لے سکتے ہیں جو کہ فیٹس جس میں آ جائے گا. یعنی آپ نے ہیلدی بریک فاسٹ کرنا ہے, اس میں پورشن سائز کا اپنا خیال رکھنا ہے, ماڈریشن سے کھانا ہے, صبح صبح اٹھ کے 3-4 پراٹھے نہیں کھا لینے, کنٹرول کھائیں تاکہ آپ ناشتہ ہیلدی کریں گے, اس کے بعد پورا دن آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تابندہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر تابندہ نے بتایا جی ناشتہ کرنا بہت ضروری ہے, یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ سب لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ صبح اپنے دن کا آغاز بہت ہیلدی طریقے سے کریں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جی, اب میرے آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ لازمی دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.